हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव निर्मित रेशे के बारे में जानेंगे। ये कपड़े हमारे आसपास पार्ट का भाग 3 है। इसके भाग 1 में हमने विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में जाना था। एक रेशे में क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो कपड़ा बनाया जा सके, और इसके भाग 2 में हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में जाना था, जैसे कपास, लिनन, ऊन, सिल्क आदि। तो अब हम मानव निर्मित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। मानव निर्मित रेशों में सबसे पहले आते हैं पुनर्जीवित सेलुलोजिक फाइबर। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये फाइबर ना तो पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, ना ही पूरी तरह कृत्रिम होते हैं। ये दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इनको पुनर्जीवित सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। ये या तो छोटे छोटे कपास फाइबर की सेल दीवारों के से जो सेलुलोज प्राप्त होता है उससे बनते हैं, जिन्हें लिंटर कहा जाता है, या चीड़ की लकड़ी से बनते हैं। मतलब इसका जो बेसिक मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है। 3 प्रकार के मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर रेशे हैं, जो हैं रेयॉन, एसीटेट और ट्राई एसीटेट। सबसे पहले मानव निर्मित रेशा जो था सबसे पहला वो रेयॉन ही है। रेयॉन प्राकृतिक रूप से होने वाले पॉलीमर से बना है, जो प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर का एक अनुकरण करता है। जैसा मैंने बताया, ना तो ये प्राकृतिक है पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से कृत्रिम है। रेयॉन की 2 किस्में पाई जाती हैं, एक तो है विस्कस रेयॉन और दूसरा है उच्च गीला मॉड्यूल्स, हाई वेट मॉड्यूल्स। रेयॉन के फाइबर्स अलग अलग गुण प्रदान करके उत्पादित किए जा सकते हैं। तो एक बेसिकली जो है रेयॉन में वुड पल्प को लिया जाता है, जो सेलुलोजिक मटेरियल है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर उसको कुछ समय तक के लिए उसकी एजिंग करी जाती है, यानी कि रखा जाता है लंबे समय तक। फिर अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से निकालकर उसकी वेट स्पिनिंग कर ली जाती है, उसकी गीली बुनाई कर ली जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से रेयॉन फाइबर बनाया जाता है। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं। अगर हम इसका माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें स्ट्रक्चर, तो ये चिपचिपा सा लगता है और उच्च शक्ति रेयॉन में स्ट्रेशंस नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, और अनुदैर्घ्य को भी देख सकते हैं। लंबाई इसकी कैसी भी हो सकती है, क्योंकि ये मानव निर्मित है तो कंट्रोल की जा सकती है। तो फिलामेंट भी हो सकते हैं और स्टेपल भी हो सकते हैं, यानी छोटे भी और बड़े भी। रंग पारदर्शी होता है जब तक इसमें कोई डाई अप्लाई नहीं की जाए। इसकी चमक बहुत अच्छी होती है, और आपको ये याद रखना है कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। शक्ति उचित होती है या उत्कृष्ट होती है अगर हाई वेट मॉड्यूल्स वाले रेयॉन है। लोचमयता रेगुलर रेयॉन में कम होती है, लेकिन अगर हाई स्ट्रेंथ रेयॉन बनाए गए हैं तो उसमें अच्छी लोचमयता होती है। जो रेजिलेंस की पावर है, यानी कि अपने शेप में वापस आने की क्षमता है, वो रेयॉन में अच्छी होती है। नमी एब्जॉर्प्शन प्राकृतिक रेशों से अधिक होता है। फाइबर पानी में स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं और गीले होने पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। गर्मी का इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर 148 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको आप प्रेस करते हैं तो ये अपनी मजबूती खो देता है, और उससे 176 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ज्वलनशीलता को अगर हम देखते हैं तो ये तेजी से जलता है, क्योंकि इसमें कपास का मटेरियल है। और विद्युत चालकता इसकी ठीक ठाक होती है, मतलब फेयर होती है। स्टैटिक चार्ज को इसमें होते हैं अगर जब तक इस पर स्पेशल फिनिश ना अप्लाई की जाए। कहाँ कहाँ अनुप्रयोग किया जाता है रेयॉन फाइबर का? परिधानों में किया जाता है, जैसे ब्लाउज, कपड़े, जैकेट, अधोवस्त्र, अस्तर, सूट, गर्दन संबंधी जो वस्त्र होते हैं उसमें, ब्रेड स्प्रेड, बेडशीट पे किया जाता है, कंबल। औद्योगिक उपयोग भी है, जैसे चिकित्सा सर्जरी उत्पाद में, गैर बुने हुए उत्पाद, टायर, कॉर्ड एक्सेट्रा आदि में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्त्री स्वच्छता उत्पाद में, डायपर और तौलिए में भी इसका
प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी पानी की नमी अब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरा सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन में फाइबर बनाने वाले पदार्थ एक लंबी श्रृंखला सिंथेटिक पॉलीअमाइड है जिसमें 85% से कम एमाइड लिंकेज सीधे 2 एरोमेटिक छल्लों से जुड़ी हुई होती है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तत्वों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यौगिक में जोड़ा जाता है और जो एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और उसमें वो प्रतिक्रिया करके पॉलीअमाइड बन जाते हैं जिसे बाद में फाइबर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर आप इस चित्र से समझ सकते हैं नायलॉन बनाने की जटिल प्रक्रिया को। नायलॉन के कई रूप होते हैं, प्रत्येक रासायनिक संश्लेषण पर वो रूप निर्भर करते हैं। नायलॉन उसी नाम से जाने जाते हैं। नायलॉन 4:6, 6:6, 6:10, 6:12, 8:10 एंड 11:1। इस तरीके से 11, तो इस तरीके से नायलॉन जाने जाते हैं अलग अलग नामों से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नायलॉन बनाने की प्रक्रिया में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन को मिश्रित किया जाता है और उसके बाद नायलॉन का लवण तैयार होता है और उसको ऑटोक्लेव करके छोटे छोटे पॉलीमर्स में बदल दिए जाते हैं और जिसको नायलॉन पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद स्पिन रेट के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। स्पिन रेट से कैसे स्पिनिंग की जाती है ये देखने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो नायलॉन की जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है वो बहुत चिकना होता है और सम होता है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। लंबाई फिलामेंट भी हो सकती है, स्टेपल भी, क्योंकि ये मैनमेड फाइबर है। रंग ऑफ वाइट, हल्का पीला लिए हुए वो सफ़ेद होता है। चमक अच्छी चमक होती है और चमक को कंट्रोल किया जा सकता है। शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ असाधारण है और लोचमयता बहुत अच्छी है, असाधारण रूप से उच्च है। लचीलापन भी बहुत अच्छा है, अपने शेप में ये पुनः वापस आ जाता है। आप कितने भी इसको स्ट्रेच कर लें उसके बाद अपने शेप में ये वापस आने की क्षमता अच्छी होती है। नमी अवशोषण कम है, इसका 3.8% है। गर्मी का प्रभाव पड़ता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पर ये फाइबर मेल्ट पिघलने लगते हैं और ज्वलनशीलता, पहले ये पिघलते हैं, जब आग के कांटेक्ट में आते हैं तो पहले ये पिघलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये जम जाते हैं पिघलकर। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कम होती है। ये परिधान पैंटीहॉज, स्टॉकिंग्स, लेगिंग्स आदि बनाने में उपयोग किए जाते हैं। होम फर्निशिंग आइटम्स में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ औद्योगिक अनुप्रयोग भी हैं, जैसे पैरासूट, टायर कॉर्ड, रस्सियाँ, एयर बैग आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला फाइबर पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर में फाइबर बनाने वाले पदार्थ किसी भी लंबी श्रृंखला सिंथेटिक बहुलक होते हैं। तो पॉलिएस्टर के अणु पॉलीमर होते हैं जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो पॉलिएस्टर तंतु का आविष्कार 1946 में हुआ था इंग्लैंड में और इस तंतु को टेरिलीन नाम दिया गया था उस समय। और 1953 में अमेरिका में कुछ सुधार करके इन्हें पॉलिएस्टर तंतुओं के नए रूप में इसका उत्पादन किया गया। इस तंतु को डेक्रॉन नाम भी दिया गया। तो पॉलिएस्टर बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। पॉलिएस्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया है। पॉलिएस्टर के अणु पॉलीमर हैं जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें टेरोफेलिन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल को बिना हवा के तथा तेज ताप में प्रक्रिया कर उसके पॉलीमर बनाए जाते हैं और यंत्रों की सहायता से पहले रिबन जैसे लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं और फिर इन पट्टियों के चिप्स किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया इस चित्र में आपको नज़र आ रही होगी। फिर उस चिप्स को पिघलाकर स्पिन रेट में डाला जाता है। यहाँ पर उसको पिघला के स्पिन रेट में डाला जाता है और उससे फाइबर का निर्माण कर लिया जाता है। फाइबर की लेंथ स्टेपल भी हो सकती है और फिलामेंट भी हो सकती है। ऐसे रेशों के उत्पादन में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
उत्पादन के तरीकों में, अवयवों का संयोजन में और फाइबर बनाने के पदार्थ में की संरचना के वजह से इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब इनके हम विशेषताओं को जानते हैं। एक तो ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं, इनकी शक्ति बहुत अच्छी होती है और गैर शोषक फाइबर हैं। इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, यानी कि पानी अब्जॉर्ब करने की, नमी अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इस तरीके की संरचना इसकी दिखाई देती है, यानी कि चिकनी होती है, रॉड की तरह होती है और विभिन्न अनुभागीय आकार की होती है। लंबाई फिलामेंट स्टेपल हो सकती है। रंग सफ़ेद होता है इसका। चमक उज्जवल होता है या हल्का होता है। शक्ति बहुत अच्छी होती है, यानी स्ट्रेंथ इसकी। लोचमयता अच्छी होती है। लचीलापन बहुत अच्छा होता है, खींच के अपने शेप में वापस आ जाते हैं। नमी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक फाइबर कहते हैं। गर्मी का प्रभाव इस पर पड़ता है 204 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नरम हो जाएंगे, बाद में चिपकने लगते हैं। ज्वलनशीलता, ये धीरे धीरे जलते हैं। इसका अनुप्रयोग कहा किया जाता है बुने हुए और शर्ट, पैंट, जैकेट, टोपी आदि बनाने में, घर की साज सज्जा में जैसे बेडशीट, कंबल, तकिया सामग्री में, और औद्योगिक अनुप्रयोग भी किए जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट, सुरक्षा बेल्ट, टायर सुदृढ़ीकरण, और इसको कॉटन के साथ ब्लेंड भी किया जा सकता है। अगला फाइबर है एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर एक कृत्रिम तंतु है जो ऊन तंतुओं से अधिक मिलता जुलता है और यह ऊन से सस्ता होता है और सामान्यतः कैशमिलान के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें एक्रेलिक में फाइबर बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? एक्रेलोनेट्रिल होता है, जो कम से कम 85% तक लिया जाता है इस फाइबर को बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी प्रक्रिया भी आपको नजर आ रही है, कैसे कैसे फाइबर बनता है। दोनों तरीके की इसमें स्पिनिंग होती है, ड्राई यानी सूखी स्पिनिंग भी होती है और गीली स्पिनिंग भी होती है। जटिल प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन का उपयोग करके पार्टिकल्स बनाए जाते हैं और एक्रेलिक के पॉलीमर बना के उनका स्पिनिंग करके फाइबर का निर्माण किया जाता है। उत्पादन के तरीकों में अवयवों के संयोजन में फाइबर बनाने वाली पदार्थ अंतिम आणविक संरचनाओं में विभिन्नताएं संभव होती हैं। बहुत नरम होते हैं और ऊन के समान ही ये लचीले होते हैं, तो इसको सिंथेटिक वुल फाइबर भी कहते हैं, आर्टिफिशियल वुल फाइबर। विशेषताएं अगर हम इसकी देखते हैं तो एक समान नज़र आता है माइक्रोस्कोप में देखने पर। चिकनी सतह और अनियमित स्ट्रेशंस इसमें नज़र आते हैं। अब लंबाई की बात करते हैं। मुख्य रूप से ये स्टेपल फाइबर है, बाकी कंट्रोल्ड होता है क्योंकि मैनमेड है। रंग सफ़ेद, चमक उज्जवल होती है या हल्की होती है, उसी हिसाब से केमिकल ऐड करके चमक को बढ़ाई जा सकती है। शक्ति अच्छी होती है, लोचदारता अच्छी होती है, लचीलापन बहुत अच्छा है, नमी और शोषकता बहुत अच्छी नहीं है, पर 1 से 3% के बीच में वेरी करती है। गर्मी का प्रभाव इस पर पड़ता है। पीला हो जाता है 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 232 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ज्वलनशीलता पीली लौ के साथ जलता है और विद्युत चालकता अच्छी और उचित होती है। कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है? परिधान बनाने में और होम फर्निशिंग में। अब अगला फाइबर है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स एक निर्मित फाइबर है जिसे फाइबर बनाने वाले पदार्थ की एक लंबी श्रृंखला सिंथेटिक बहुलक है। स्पेंडेक्स एक ऐसा फाइबर है जो नेचुरल रबर फाइबर का रूप होता है, यानी बहुत ही स्ट्रेचेबल फाइबर होता है। ये इसे खींचा जा सकता है। लोचमयता बहुत अच्छी होती है। स्पेंडेक्स या इलास्टेन एक सिंथेटिक फाइबर है जो अपनी असाधारण लोच यानी स्ट्रेचेबिलिटी के लिए जाना जाता है। मजबूत होता है, रबड़ की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ है। आपने नेचुरल फाइबर एक पढ़ा था रबड़, उसकी तुलना में ज़्यादा टिकाऊ है। और इसका आविष्कार 1959 में किया गया था। जब पहली बार इसे पेश किया गया तो कपड़े के उद्योग में कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आ गया था। स्पेंडेक्स उत्तरी अमेरिका का पसंदीदा नाम है, जबकि इलास्टेन का उपयोग अक्सर
इसका उपयोग अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर किया जाता है। स्पेंडेक्स या इलास्टेन के लिए प्रसिद्ध ट्रेडमार्क इन्विस्टा का ब्रांड नेम लाइक्रा है। आपने सुना होगा, लाइक्रा शब्द कई बार ऐड में सुना होगा। एक और ट्रेडमार्क भी है जिसको इलास्पैन भी कहते हैं। ज़्यादातर आपने लाइक्रा सुना होगा। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खींचकर बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर 500% से अधिक इसकी लोचमयता होती है, यानी इसको खींचकर बढ़ाया जा सकता है। रबड़ की तुलना में अधिक मजबूत होता है और हल्के, नरम, चिकना और कोमल होते हैं। परिधानों में आरामदायक होते हैं और पहनने के बाद स्नैगिंग नहीं होती है, इधर उधर मुड़ते नहीं हैं। रंगाई योग्य होते हैं, कोई भी कलर में आसानी से रंगे जा सकते हैं। तेल, पसीने, लोशन, डिटर्जेंट द्वारा ये गिरावट आती है, खराब होने लगते हैं। घर्षण प्रतिरोधी होते हैं, रगड़ का, एब्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पेंडेक्स युक्त कपड़े आसानी से सिले जा सकते हैं, सुई का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है जैसा कि रबड़ के फाइबर्स पर पड़ता था। फाइबर व्यास में 10 डेनियर से लेके 2500 यानी 2500 डेनियर तक होते हैं। जितने ज़्यादा डेनियर होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। स्पष्ट और अपारदर्शी चमक में ये उपलब्ध होते हैं। तो ये स्पेंडेक्स फाइबर की विशेषताएं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं स्पेंडेक्स फाइबर? जहाँ पर आराम और फिट ज़रूरी है, जैसे होजरी, स्विम सूट, एरोबिक, व्यायाम, पहनने गेम्स के लिए पैंट्स, गोल्फ जैकेट, डिस्पोजेबल डायपर, कमर बैंड, ब्रा, पट्टियाँ, ब्रा साइड पैनल। इसके अलावा सर्जिकल नली, समर्थन, साइकिल पैंट, नी वस्त्र इसमें। इसके अलावा ये आकार के वस्त्रों में शेप देने में भी काम आते हैं, जैसे ब्रा कप्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने मानव निर्मित रेशों के बारे में जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। अगर आप की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।